सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता था कि इससे पहले कि हम शुरू करें, आपने जो विशालकाय अपना करियर बनाया है इतने सालों का, उसे हम अपने शब्दों के माध्यम से पिरोएं। और मैं आपको कुछ डेडिकेट करना चाहता था आपकी इजाजत के साथ में कि हरियाणा की माटी का लाल, आंखों में सपनों की मशाल, न दिखावा न शोर, बस मेहनत की थपकी और अपने संघर्ष का जोर। एक कमरे में 6 लोगों का सपना मुंबई के कोनों से बना, लाखों युवाओं को अपना। पहले तो ना मिला रेड कारपेट ना शूटिंग वैन, मिला तो सिर्फ मंच, वो भी बिना फैन। थिएटर के अंधेरे में उजाले की तलाश, हर रिजेक्शन के बाद बस अंदर से एक ही आवाज कि और कर सकता हूं, अभी बहुत कुछ दुनिया को दिखाना बाकी है। पर अब जब मंच पर आते हैं तो खामोशी भी तालियां बजाने लगती है। संघर्ष से जो सीखा वो कामयाबी में झलकती है कि हाथीराम चौधरी का किरदार भीड़ से अलग, सवालों की खोज में था, सिस्टम के साथ में चलता, सच्चाई की खोज में था। वो किरदार हर सीन में चमकता सितारा है, चलता फिरता हकीकत का आईना है कि हरियाणा की माटी का लाल, आंखों में सपनों की मशाल, न दिखावा न शोर, बस मेहनत की थपकी और संघर्ष का जोर, संघर्ष का जोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन जयदीप अहलावत फॉर ऑल ऑफ अस हियर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, दैट वाज अमेजिंग, थैंक यू। सर, देहरादून की अगर हम बात करें तो कई सारी यादें आपकी जुड़ी हैं। आप अपने मित्र की पासिंग आउट परेड यहाँ पर देखने आए थे और कई बार अपनी आंखों में वो सपना भी आपने संजोया था एसएसबी की परीक्षा के माध्यम से कि एक बार क्लियर हो जाए और मैं इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर बन जाऊं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑफिसर बन जाऊं। तो जब वो सपना टूटा तो उस दिन क्या टूटा? आत्मविश्वास, या आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने सच्चाई खड़ी थी कि अब कुछ अलग ही करना होगा? हाँ, मेरे ख्याल से देहरादून से पहला रिश्ता वही बना था जब पहली बार सुना था इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, 12वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर में। और वो एसएसबी क्लियर ना होना, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो सच्चाई आपको टकराती है कि ये नहीं हो रहा है अब आपके लिए। पर उसके साथ साथ ये भी है कि आप कोई ना कोई रास्ता खोजते हो अपने लिए, क्योंकि जीवन कभी एक जगह रुकता नहीं है, इट ऑलवेज गोज ऑन। तो पहला बिल्कुल यही मानना है मेरा कि पहली बार वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, फेलियर का वो सब जो भी एक 19-20 साल का लड़का फील कर सकता है वो सब, और फिर उसी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का, जो नए रास्ते ढूंढने का जो जरिया था वो। क्या बात है सर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का। तो मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई में जब एक कमरे के अंदर 6 लोग इकट्ठे आप एक साथ रहते थे तो आंखों में सपने पलते थे, नींद आती थी, क्या होता था, किस दौर से गुजरते थे उस वक्त? हाँ, मतलब 2 लोगों से स्टार्ट करना शुरू किया था तो उसमें एक टाइम पे 6 लोग रहने लगे थे। नींद कहाँ, नींद के लिए, सोने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, खास सी जगह थी नहीं। तो बट ऐसा नहीं है, देखो मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि स्ट्रगल थोड़ा सा ना बहुत सब्जेक्टिव मामला है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अलग होता है। सिर्फ ये कि आप अभिनेता बनने के लिए बॉम्बे गए हो और आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, वो एक अलग बात है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जितने भी साल हमने बिताए हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, पैसे की और नाम की। बाकी खुशी की वहाँ कोई कमी नहीं थी, बिकॉज किसी ने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके गया था बॉम्बे में। और तो जो कुछ हो रहा था वो अपने मन से, अपनी खुशी से हो रहा था। कठिनाइयाँ थी, वो सबके जीवन में होती हैं, वहाँ कुछ अलग नहीं है बॉम्बे में इस मामले में। तो जब आप वहां पर अपने 6 मित्रों के साथ में इकट्ठे एक साथ रहते थे, आपको याद है कि कभी आपके किसी मित्र ने आपसे कहा था कि जयदीप याद रखना एक दिन आप बहुत बड़े कलाकार बनोगे? फिल्म इंस्टीट्यूट में कहते थे, उससे पहले एक दो दोस्त हैं वो कहते थे। जैसे कि मेरे दोस्त हैं अलकेश, हरियाणा के, वो पहला इंसान था जिसने बोला था कि तुझे पता नहीं तू एक एक्टर है, जब मैंने नया नया थिएटर करना शुरू किया। और फिल्म इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली मेरे बैचमेट हैं राजकुमार, विजय,
सनी हिंदुजा, गौरव शर्मा, जसवंत, ये सब लोग, इन सब का एक भरोसा होता है आंखों में, आप देख सकते हो अपने दोस्तों की साथ रहते हुए कि उनको है थोड़ा सा कि हाँ हो जाएगा। तो जब आप ऑडिशन देने जाते थे, क्या कभी कोई ऐसा इंटेंट रहता था आपके दिल और दिमाग में कि चलो यार ऑडिशन पे चलते हैं, काम मिला तो मिला, नहीं तो कुछ और काम भी शायद निकल सकता है? कभी किसी सेकंड इंटेंट के साथ में गए किसी ऑडिशन में आप? नहीं, मतलब कुछ और तो काम क्या ही निकलेगा, ऑडिशन पे जा रहे हैं या तो आपको जॉब मिलेगा एक्टिंग का या नहीं मिलेगा, दो ही सूरत हो सकती है। और वो बहुत होता है, मतलब आप सैकड़ों ऑडिशंस देते हैं, उनमें से आप मुश्किल से 1% क्रैक हो पाता है, तो वो एक ज़रूर एक सफ़र होता है थोड़ा मुश्किल। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर वो होता है जब आपको शुरुआती काम मिलने की जो जद्दोजहद होती है वो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ बिना किसी रेफरेंस, मतलब रेफरेंस से आपका कोई रेफरेंस नहीं है उनके पास कि आप कितने अच्छे एक्टर हो या आप एक्टर हो या नहीं हो, तो वो जब तक उनको ये भरोसा नहीं होता किसी को भी, जब आप किसी भी जॉब के लिए हायर करते हो और उसको पैसा देते हो, तो कम से कम इतना भरोसा आपको होना चाहिए कि वो उसके काबिल है या उससे हो जाएगा, वो काम कर लेगा। तो वो मुश्किल दौर होता है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अगला दिन आएगा। वो एक दिन का गुस्सा, एक दिन का फेलियर या एक दिन की उदासी जो है वो अगले दिन तक नहीं जानी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इंसान को अपनी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, जो आपने किया और इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल करी, एक ऐसा किरदार हम सबके लिए खड़ा कर दिया जो आज मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जदीब बिलावल सर, मैं आपके एक्टिंग करियर में जाने से पहले बात करना चाहूंगा कि आपके कॉलेज डेज में जब आप दूर जाते थे पढ़ने के लिए और शनिवार रविवार को आप वापस आते थे अपनी स्कूटर लेकर के, और आप आकर के अपने पिताजी को हग करते थे, है ना, आप अपने पिताजी से गले मिलते थे। हम आज की जनरेशन में भी झिझक होती है कि यार ठीक है, मैं मम्मी से तो गले मिल लूंगा, मम्मी को तो मैं प्यार से मैं बातें कर लूंगा, लेकिन पिताजी के साथ में वो बैरियर तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कैसे किया था आपने और क्यों आपके मन में आया कि चलो पिताजी को जाकर के हक करता हूं? आई थिंक वो सबके साथ है, पूरी जनरेशन है, हमारे से बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये बात फील की होगी कि बापों ने कभी गले नहीं लगाया यार। खैर है ही नहीं, उनके पता नहीं डीएनए में ही नहीं है ये चीज़। बट एक टाइम तक आप भी उस बात को स्ट्रगल करते हो कि ऐसा क्या है कि भाई माँ तो इतना प्यार से बात करती है, या मुझे लगता है कि बाप के वही 2-4 सवाल होते हैं, खाना खा लिया, ठीक से रह रहे हो, कोई बकवास तो नहीं है, पढ़ाई ठीक चल रही है, यही 2-4 सवाल होते हैं। बट आई थिंक बड़ा रीज़न ये रहा कि लिटरेचर पढ़ने की जो आदत थी उसकी वजह से ना एक टाइम के बाद ये भी एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है, आपकी भी हो सकती है। आप क्यों उस बैरियर को नहीं तोड़ सकते, जबकि आपको ज़्यादा समझ है कि उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आई एम श्योर उनके पिता ने भी कभी उनको गले नहीं लगाया होगा या नहीं पूछा। ये तो अभी शुरू हुआ है ना, आके बच्चों से पूछते हो कि हाउ यू फीलिंग बेटा, क्या चल रहा है स्कूल में, कोई नहीं पूछता था, बेसिक नॉर्मल सवाल होते थे। तो मुझे लगता है मुझे वो एहसास हुआ एक टाइम के बाद कि यार ये जो बापता है ना, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। पर वो शुरुआती दौर में बहुत ऑकवर्ड होते थे, और बट वो धीरे धीरे आदत पड़ गई उनको, तो थैंक गॉड। नहीं, तो जब आपने पहली बार अपने पिताजी को जाकर के वैसे हक किया, उनका क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक मैं पहली बार मुझे याद है कब किया था, बट वो ऑकवर्डनेस बहुत टाइम तक रहती है। वैसे दोनों हाथों से कभी गले नहीं लगाते थे, वो भी एक ही हाथ से, हाँ ठीक है चलो, वो थपकी सी उनकी शरीर में भी एक ऑकवर्डनेस है कि अरे, बट वो है, सबने, बहुत लोगों ने फील किया होगा। मैंने कई जगह पर इंटरव्यूज में पढ़ा है कि आप लोग कहते हैं कि मुंबई में मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन आप हर जगह पर यही कहते हैं कि मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता हूं। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आप जो मुंबई में आप दिन रात अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, है ना, कि कहीं से एक काम मिल जाए, नाम बन जाए, पहचान बन जाए, तो वो तो एक स्ट्रगल है, लेकिन यू प्रेफर कि उसको मैं स्ट्रगल नहीं कहूंगा, ऐसा क्यों? आपको कितने साल हो गए भाई? मेरे को सर 21 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है, कितना वक्त लगा आज जो स्टार है मेरा भाई आरजे नाम से, प्रवीण नाम से, कितना वक्त लगा आपको? वो एक मुकाम होता है जहां आपको समझ में आ जाता है कि नाउ पीपल नो मी।
सर मुझे लगे तकरीबन मैंने 2005 में शुरू किया था तो 2013-14 तक जाते जाते 7-8 साल तक वो, तो आपको लगा वो कभी कि ये स्ट्रगल है? जो जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या वो बहुत नहीं मुश्किल था? मुझे नहीं लगा स्ट्रगल है मैं वो ये मेरे कहना को। चाह रहा हूँ, स्ट्रगल होता है जब आदमी को खाने के लाले हो, वो होता है स्ट्रगल। जब आपको ये ना पता हो कि बच्चों को पढ़ाई कहाँ से होगी, कितना पैसा लगेगा, या आपको एक्चुअली ये ना पता हो कि रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बॉम्बे शहर है, आई एम श्योर बहुत सारे महानगरों की है ये, कि बहुत सारे लोग सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। वो है स्ट्रगल। मैं अपने घर से अपनी मन मर्जी से उठ के एक्टर बनने गया था। वो स्ट्रगल कहाँ नहीं है कि आप अपनी जॉब जिस पे भी आप काम कर रहे हो, और वो सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको एक मुकाम हासिल करने में सबको वक्त लगता है। ये ऐसा फील्ड है जहां हर इंसान के अंदर एक अभिनेता होता है। मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, शायद ही कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके मन में ये इच्छा ना हो, जो अपने आप को स्क्रीन पे ना देखना चाहता हो, चाहे फोटो ही हो। अपने आप का फोटो देख के भी सबको अच्छा लगता है। तो ये बड़ी भीतरी अनुभूति है इंसान की कि वो अपने आप को देखना चाहता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके तहत जब आप वहां पहुंचते हो, इसलिए बहुत सारे लोग वहां जाते हैं कि मुझे भी ये काम करना है। तो जब मैं अपने मन से अपनी खुशी के लिए अपने आप को उस जगह पे ले जाने के लिए वहां गया, ठीक ठाक पैसे भी थे, ऐसा भी नहीं था कि आप सड़क पे ही सो रहे हो, एक छत है, खाना है। तो कहाँ है स्ट्रगल? हुआ मानसिक, और वो सब जगह है। मुझे लगता है जितना आप उसको मानोगे वो ऊपर आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे नहीं लगा कि मैं क्यों हूं यहां और मैं वापस चला जाता हूं, ये मुझसे नहीं हो रहा है। एक दिन भी के लिए कभी थॉट नहीं आया। कोई दिन बहुत ऐसे रहे जो शाम तक होते होते बहुत मूड खराब होता था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, पर वो उसी रात खत्म होता था और अगला दिन एक अगला दिन शुरू होता था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे वो स्ट्रगल कभी लगा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा जूझ रहा हूं और मैं क्यों हूं यहां। तो आपने जैसे बताया कि यू नेवर गेव अप, है ना, आप वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा होता था, लेकिन उन सारी चीजों को आपने ओवरकम किया और अपने काम में उसे दर्शाया। क्या कभी मम्मी पापा की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से ऐसा होता था कि फोन पर आप उनसे बात कर रहे हैं और वो कहते थे कि बेटा कुछ और भी देख सकता है? हाँ, एक वक्त तक, जब तक एक दोस्त है मेरे स्टैंड अप कॉमेडी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जाकिर ने, कि माँ बाप कभी भी आपके फैशन के खिलाफ नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। जब तक माँ बाप को ये लगता है ना, और हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में है यार, मानो या ना मानो, जब तक बच्चा सेटल होके पैसा कमाना नहीं शुरू करता ना, उनको बहुत चिंता रहती है वो क्या कर रहा है। जिस दिन उसकी जेब में अच्छा खासा पैसा हो जाता है, जिस दिन उसका नाम हो जाता है, नाम भी नहीं हो, पैसा हो जाता है, क्योंकि बेसिक जरूरत वो है कि आपका घर, आपकी सैलरी, आपके घर, आपके पास इतने पैसे हैं कि अब आपका सर्वाइवल के लिए उनको चिंता नहीं है, वो कभी आपके पैशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इस बात की चिंता जरूर रहती थी कि यार कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो, स्पेशली पापा ने कभी नहीं कहा। माँ फिर भी बीच बीच में कि देख ले, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो एम इंग्लिश की हुई है, जेबीटी की हुई है, तो कुछ ना कुछ और हो जाएगा। उनका डर है वो, और कुछ नहीं। तो सर यहाँ पे देहरादून के, उत्तराखंड के बहुत सारे युवा हैं जो एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जयदीप अहलावत, जिन्होंने 2007-8 से ये तैयारी शुरू करी थी, वो जयदीप अहलावत इन बच्चों को क्या राय देना चाहेगा? यार मुझे नहीं लगता कि अब वो बाउंड्रीज बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। अब आप मेरे इसी शहर का दोस्त है मेरा राघव, वो आप उसको ही देख के अपने आप इंस्पायर हो सकते हैं। देहरादून के बच्चे, एक लड़का जो उठ के गया यहाँ से और उसने डांस के मंच पे तहलका मचाया, और आजकल जब वो एक्टिंग कर रहा है तो वो भी कमाल कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी जेन्युइनली ये सोचा है ना कि मुझे ये करना है, ये नहीं कि आज राघव चला गया है तो मैं भी चला जाता हूँ। नहीं, राघव किसी को देख के नहीं गया था वहाँ, या मैं किसी को देख के नहीं गया था वहाँ कि चलो कोई एक्टर जो हरियाणा से गया हो तो उससे इंस्पायर हो सकते हो आप, लेकिन आपकी नकल करके नहीं गए हो, आप गए हो अपने लिए। तो जब आपको जेन्युइनली लगने लगे कि मुझे ये करना है और मेरा ये एक्चुअली मेरी सोल है, तब उठना, क्योंकि वो काम मुश्किल बहुत है।
वो एक काम मिलने के बाद दूसरे काम मिलना और दूसरे से तीसरा काम मिलना, और ऐसा बहुत लंबा समय बीत सकता है जब आपको ये एहसास हो कि अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अगला काम कब आएगा। जी। तो इसमें बहुत लंबा वक्त जा सकता है। आप लकी हो सकते हो कि आपको थोड़े टाइम में भी वो हो जाए, बट उसका कोई सेट रूल नहीं है। तो जिस दिन ये लगे कि मैं यही करना है मुझे, उस दिन वो काम पकड़ता। बस मन में ठान लेना है कि मुझे इसी लाइन में जाना और उसके बाद में अपना पहला कदम लेना है। आपने भी पहला कदम लिया और मुंबई पहुंचे, आपके भी सपने बड़े थे। जानना चाहूंगा आपके उस पहले ब्रेक के बारे में। जब आपको पहला ब्रेक मिला, क्या अनुभूति थी, क्या चल रहा था उस वक्त? खुशी के आंसू, या वो निकले ही नहीं, आंसू जो है वो पत्थर में बन गए थे, वो तो थोड़ा सा अचंभित था मैं, मुझे हाँ। समझ नहीं आया कि ये हो गया है, और जबकि बहुत छोटा रोल था। जब बहुत टाइम तक आप नकार दिए जाओ ना, तो कोई छोटी सी उपलब्धि भी आपको बड़ी लगती है। तो जब आक्रोश मेरी पहली फिल्म थी जो मुझे मिली थी, रिलीज हुई थी खट्टा मीठा, दोनों एक ही डायरेक्टर प्रियदर्शन जी। तो जब आक्रोश मिली और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो आपको एक साइनिंग अमाउंट का चेक देते हैं, और आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हों वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा हों, तो आपको समझ नहीं आता कि इस चेक का करना क्या है। तो आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ एक जगह है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी में, वहाँ उस ऑफिस से निकला मैं, और मैं उस चेक को जेब में रख के ये सोचता हुआ कि मैं इस पैसे से क्या क्या करूँगा। मैं अपने घर रूम की तरफ जा रहा, अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, और मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते पैदल ही चला गया। ये भूल गया कि ऑटो भी ले सकता हूँ। तो आप थोड़ी देर के लिए अभिभूत हो जाते हो कि इट्स अ स्टार्ट। तो वो पहली अनुभूति थी। 2010 से अगर हम बात करें 2020 तक का सफर, तो उस बीच रईस, राजी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़े बड़े फिल्मों में आप हर जगह पर नजर आए, प्रमुख किरदार में नजर आए। बावजूद इतने सारे हिट सिनेमास के बाद में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि दिख तो रहा हूं लेकिन पहचान बनाना बाकी है। लगा कभी ऐसा? हाँ बिल्कुल लगा, क्योंकि उस आप एक अच्छा, बिल्कुल अच्छा नाम लिया मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब मैं पहचान बनने से पहले मैंने प्रियदर्शन, अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, कमल हासन, विपुल शाह और अपने मेघना गुलजार, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बट उसके बावजूद वो कभी नहीं हुआ कि ओके नाउ ही इज अराइव्ड। तो वो और एक काम के बाद दूसरा काम मिलने में भी बीच में बहुत सारा गैप है, जो आपके मन का काम है और आप कुछ और लेना नहीं चाह रहे हो। तो बहुत लंबा लंबा टाइम बीतता था, जब आपने कमांडो की 1 साल तक, 1.5 साल तक कुछ नहीं है करने को, राजी की उसके 1.5 साल बाद तक कुछ नहीं है, तो ऐसा बहुत लंबा वक्त बीता है। पर आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप वहाँ जाते हो, तो ये वो पिलर्स हैं जो एक्चुअली वो नींव बनते हैं, जो जिसके ऊपर मकान बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है नींव काफ़ी मजबूत थी। तो ये जो 2010 से 2020 का फेज था, जब आप बड़ी बड़ी बैनर्स की फिल्में कर रहे थे, सब जगह नजर आ रहे थे, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर लोग कहें कि दैट कि जयदीप अहलावत हैज अराइव्ड। इस दौर की सबसे बड़ी सीख क्या थी? कभी ऐसा हुआ कि आप घर वापस गए हैं एंड इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक कर गए हो, कहीं ना कहीं टूट गए हो? 2 चीज़ें थी इस दौर की जो मुझे लगता है कि एक उस वक्त काम आई, कि जब आप खाली बैठते हो बीच में, तो वो दौर आपका फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो एक्चुअली तैयारी में जाना चाहिए। तो एक्टर सबसे ज़्यादा तैयारी तब करता है जब वो खाली बैठा होता है, क्योंकि जब वो लगातार काम करेगा उसके पास तैयारी करने का मौका मिलेगा नहीं, उतना नहीं मिलेगा जितना उसको खाली बैठे। तो जो खाली बैठा हुआ एक्टर है ना, बहुत तैयारी करनी चाहिए उसको। दूसरा ये कि इस प्रोफेशन में ये ऐसा बहुत सारा हुआ है कि कुछ लोगों कुछ सालों तक अच्छा काम किया है और फिर गायब हुए हैं और फिर वापस आए। तो कंसिस्टेंसी को लेके ना उसमें हमेशा से थोड़ा सा विरोधाभास रहता है। तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर मिला मुझे वहाँ से। तो मतलब अगर आप खाली बैठे तो ये मत सोचिए कि आप खाली ही बैठे, क्योंकि आपके पास में कुछ खुद के लिए करने का मौका है, खुद के लिए करने का वक्त है। अब बात करते हैं जयदीप सर, 15 मई 2020,
ये वो दिन जब भारतवर्ष के सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में थे और ओटीटी जो है वो राइज करने वाला था, जो ओटीटी शोज थे वो आने वाले थे। 15 मई 2020 को रिलीज होती है पाताल लोक और लोगों को देखने को मिलता है हाथीराम चौधरी। इस किरदार के बारे में हम सब आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि जब आपने इस किरदार के बारे में सुना क्या चल रहा था आपके दिमाग में? ऐसा लग रहा था कि यही वो किरदार है? और दूसरा, दिस सक्सेस पार्ट ऑफ इट, जब आपके फोन बजने शुरू हुए, जब लोगों के कॉल्स आने चालू हो गए, आपको देखा, क्या कमाल, बेमिसाल। आई थिंक अगर मैं शुरुआत से लूँ तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी पाताल लोक सीजन 1 की, तो मुझे बोला गया था कि आप इसके लिए हाँ भरो और आपका कोई ऑडिशन नहीं होगा। मुझे बहुत सरप्राइज फील हुआ इस बात को सुन के कि मेरे ऊपर कि मैं किसी एक 8-9 एपिसोड की सीरीज का लीड प्ले करूं और उसके लिए मुझे जांचा परखा भी ना जाए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। और जिस 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 खूबसूरती से पाताल लोक लिखा हुआ था, दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो उस स्क्रिप्ट को बना कर सकता हो। तो इट्स ऑल गोज टू सुदीप शर्मा, द क्रिएटर ऑफ पाताल लोक। ही वॉन्टेड मी टू प्ले इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतना भरोसा दिखाया कि एक ऐसे एक्टर में जिसको उतना भरोसा शायद ही किसी ने दिखाया हो। और जब हम वो बना रहे थे, मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा होगा कि पाताल लोक इतना बड़ा नाम होने वाला है। और तब तक उसका नाम भी जमुना पार था, पाताल लोक तो बाद में रखा गया। जमुना पार आई थिंक टाइटल नहीं मिला, कुछ ऐसा हुआ होगा। और जब पाताल लोक नाम रखा गया तो हम थोड़ा सा, क्योंकि आप लगातार 1 साल तक 6 महीने तक उसके ऊपर काम करते हो और आप लगातार उसको जमुना पार बोलते हो, तो खुद को भी ऐसा लगा था कि यार ये पाताल लोक ये क्या नाम है। बट जिसको नहीं पता उसके लिए वो वैसा ही जैसा हमारे लिए जमुना पार था। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन उसमें जितने लोग थे, सुदीप शर्मा, प्रोसित, अविनाश, अरुण, डायरेक्टर्स एंड द टीम ऑफ पाताल लोक, एक्टर्स एंड एवरीवन, उन्होंने जितनी शिद्दत और जितने प्यार से पाताल लोक को बनाया, मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचा। और जब वो बात हमें सिंक इन हुई, जिस तारीख का आपने जिक्र किया है 15 मई 2020, हमें ये एहसास हुआ कुछ 17, 18, 19, 20 के आसपास, जब आपके फ़ोन बजने शुरू होते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि जो जितनी मेहनत आपने की थी वो पहुंच गई। तो इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे नामों के साथ आपका रिलेशनशिप बनना शुरू होता है, जब बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको बधाई देते हैं उस काम के लिए। और आप उस वक्त कुछ नहीं, आप धन्यवाद दे रहे होते हो भगवान को और सोचते हो कि हाँ एक नया दिन। जयदीप सर, मैं ना आपसे थोड़ा पर्सनली जानना चाहूँगा, इतने सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस के बीच में कोई एक फ़ोन कॉल या कोई एक मैसेज है जो जहन में रह गया था, याद है? जब भी पाताल लोक और हाथीराम चौधरी का जिक्र होता है तो आपको याद आता है इनका फ़ोन कॉल मेरे पास आया या इनका मैसेज मेरे पास में आया? यार देखो, उस वक्त तक है ना, मेरे लिए जिस स्थिति में मैं था, मुझे लगता है हर आदमी ने भी, जिसने भी कॉल किया ना, मेरे लिए बहुत नया अनुभव था वो, क्योंकि उस तरीके से कभी किसी ने बोला नहीं था। तो मतलब मनोज भाई हैं, वो कमाल के एक्टर हैं और उनके काम को देख देख के एक पूरी जनरेशन ने काम सीखा है एक्टिंग का। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने करीबन 20 मिनट तक मेरे से बात की। और वक्त ऐसा जब मैं सिर्फ रो रहा था फ़ोन पे और वो तारीफ़ किए जा रहे थे। और उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो बोले कि पता है ये काम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्टिंग की वर्कशॉप हो गई है। मुझे लगता है इससे खूबसूरत मैं कोई क्या ही बोलेगा मुझे। सर, लाइफ में कुछ नहीं होने के बाद में सब कुछ मिलना, और सब कुछ मिलने के बाद में भी ऐसा लगना कि खाली हूं यार, इन द सेंस यार ये तो सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहां तक ऐसा मोमेंट आया कि सब कुछ मिलने के बाद में भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लगता था कि यार वो ही बेहतर था ना, डेली ऐसे जद्दोजहद चल रही थी, मजा आ रहा था उसमें। डिड यू एवर गेट थ्रू दैट इमोशन इन लाइफ?
आफ्टर टेस्टिंग सक्सेस? कहते हैं ना कि ऊपर में भीड़ बड़ी कम होती है, ऊपर में भीड़ बड़ी कम होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में कुछ ऊपर आ गया हूं तो मुझे ऐसा अकेलापन हो गया कि यार, वो तो नहीं है। आप ऊंचाइयां छूते हो, आप नए, आपके लिए भी एक नए रास्ते खुल रहे होते हैं, नए फिर से जो स्ट्रगल की आप बात कह रहे हो ना, जिन कठिनाइयों की, मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो उसका सिर्फ चेहरा बदलता है। उस वक्त कुछ और स्ट्रगल था कि काम नहीं मिल रहा है, या पैसा नहीं है, या घर अच्छा नहीं है। अब वो जब वो धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती हैं तो कुछ और नई नई वो आ जाती हैं कि आप इससे बेटर क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या बना सकते हैं, और ये जो भूख है इसको और आप कैसे मिटा सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ कि मैं ऊंचाई पे आ गया हूं तो अब थोड़ा खालीपन हो गया है। सर ये मैं ना इंटरनेट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है इंटरनेट पर, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप मुझे अमाउंट बताएं, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि पाताल लोक पहले सीजन के लिए 40 लाख रुपए आपकी रेम्यूनरेशन थी, और पाताल लोक जब सीजन 2 आया तो उसके लिए आपकी फीस 20 करोड़ पहुंच गई थी। नहीं नहीं, ये सब ये पता नहीं किसने कहाँ छापा है। एक दिन मैं भी सुबह उठा और मैंने देखा मेरा फोन, मैंने कहा क्या हो गया फोन को। उसमें जो नोटिफिकेशन पड़े होते हैं ना, आपको आप खुद सरप्राइज होगे कि ये क्या हुआ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओ, एक कोई किसी ने कुछ गलत खबर छाप दी है और वो वायरल हो गई है। और मैं थोड़ी देर तो 30 सेकंड तो मुझे लगा कि ये कौन है यार, ये क्या कर दिया किसी ने। पर देन आई ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग। मैंने कहा ठीक है, फैलने दो। अगर हमारी ऐसी कोई न्यूज़ खबर फैल जाती ना सर, तो हमारे दोस्तों के मैसेज आ जाते, भाई मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। नहीं, थैंक गॉड ऐसे दोस्त नहीं है। दोस्त बदलो तुम। तो सर एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे बड़े छोटे छोटे जवाब चाहूंगा इन सारे सवालों के। पहली फिल्म यू एवर वॉच्ड इन अ थिएटर, और उस मूवी का 1 लाइन रिव्यू आपको याद है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, प्यार का मंदिर मिथुन दादा की फिल्म थी, और कोई रिव्यू नहीं, मैं बहुत बच्चा था। मैं रोहतक शहर में पहली बार आया था, और मैंने शहर की चकाचौंध जो होती है रात की, क्योंकि हम शायद 3 से 6 वाले शो में घुसे थे। मेरे एक भैया थे जो दूर के थे, और वो आए हुए थे गांव में, तो लेके चले गए थे। मैं कुछ 6-7 साल का रहा हूँगा, 5-6 साल का, जो मुझे पहली याद पड़ती है। और मैं जब फिल्म देख के बाहर आया तो पूरा सड़क ऐसे रोशनी में नहा रही थी, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मेस्मराइजिंग था फिल्म की बजाय। अगर हाथीराम चौधरी नहीं तो कौन से पुलिस के किरदार को आप प्ले करना पसंद करते? सिंघम, सिम्बा, चुलबुल पांडे? नन ऑफ द अबव। बहुत ही मुश्किल है, बट आई वुड प्रेफर, आई डोंट नो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सब, पर मुझे लगता है कि मैं सिंघम करना पसंद। सिंघम पसंद करते। योर ड्रीम रोल, विलन विद स्वैग और अ बाबा विद ऑल द सीक्रेट्स? दोनों में मजा आएगा, क्यों नहीं, दोनों एक साथ भी तो हो सकते हैं। सही बात है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इफ गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज मेड टुडे, हु शुड प्ले योर रोल बिसाइड यू? आई डोंट नो, अगर दोबारा बनेगी तो फिर मैं एक पूरा पार्ट सिर्फ शाहिद खान पे बनाऊंगा, वो बेटर ऑप्शन। शाहिद खान के ऊपर में? मैं ही खुद करूंगा उसको दोबारा से। तो ये जो ह्यूमन इमोशन है, ये आपने सबसे ज्यादा कहां सीखे? एक्टिंग क्लास में सीखा आपने, या फिर चाय की टपरी पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ह्यूमन इमोशन सीखने को मिलते हैं? नहीं, एक्टिंग क्लास में आप ह्यूमन इमोशन नहीं सीखते हो, आप उनके बारे में जानकारी समझते हो कि उनका कितनी इंपॉर्टेंस है, सीखते आप आम जीवन में। हरियाणा का एक स्ट्रीट फूड जो आप चाहते हो कि देश के हर कोने में अवेलेबल हो? हरियाणा का स्ट्रीट फूड, मुझे लगता नहीं, घरेलू जो खाना है वो ज़्यादा, जो बाजरे की रोटी और मक्खन और वो सब है चटनी के साथ, वो और ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए। आपके जो साथी कलाकार हैं, इफ यू आर स्टक इन अ लिफ्ट विद देम, मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, आप तीनों में से आपके हिसाब से कौन विल क्रैक फर्स्ट एंड स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग? आप तीनों में से। पंकज सर, लास्ट क्वेश्चन, एक्टिंग से छुट्टी मिले तो आप क्या करेंगे? गांव में खेती करने के लिए चले जाएंगे, या फिर देहरादून आईएमए के लिए फिर से एक कोशिश करेंगे? नहीं, देहरादून तो अब लेगा नहीं, आईएमए का एक उम्र होती है, वो तो नहीं करेंगे। पर मैं खेती भी जाके नहीं करूंगा, मैं गांव में चला जाऊंगा, आराम से सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, खाना खाऊंगा और ताश खेलूंगा। तो लोग जानना चाहते हैं, जयदीप अहलावत एज अ हस्बैंड, क्या उनको भी हमारी तरह सुनने को मिलता है कि
जयदीप तुमने गीजर ऑन छोड़ दिया, टॉवल तुमने वापस फिर से बिस्तर पे डाल दिया। इसमें जयदीप अहलावत क्या? कौन जयदीप अहलावत? ये सबको सुनने को पागल हो गया? पत्नी के सामने कोई 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 कुछ नहीं है। तो टॉवल पे, जूतों पे, सॉक्स के ऊपर, किचन की लाइट बंद नहीं की, अंदर वाला गेट की बोल्ट क्यों नहीं लगाया? सब किसी पे भी डांट पड़ सकती है। सर कभी ऐसा अंधेरी अंदर आया कि हाथीराम चौधरी का एक डायलॉग तो बोली दो मैं अपनी वाइफ को? रेणु का थप्पड़ याद है आपको? All right. So before we take questions from the people, one or two questions that we'll take from the audience, मैं चाहूंगा कि आपका एक पसंदीदा डायलॉग जो आपके किरदार का था, जो आपका फेवरेट है, अगर वो आप हम सबके लिए यहाँ पर वो डायलॉग अगर हमें सुनाए, आपका फेवरेट डायलॉग। अरे यार ये बहुत मुश्किल होता है, सब पता है मुझे। इस सवाल से हमेशा से तकलीफ रही कि आप वो वाला डायलॉग बोल के सुनाओ ना, बट क्योंकि वो एक अलग मूड में होता है। बट मैं ये मानता हूँ जैसे कि सीजन 1 में एक सीन होता है जब अंसारी ये जिसको छोड़ने आता है, ये चित्रकूट जा रहा है, और वहाँ वो बैठ के ना वो 2-2.5 मिनट में बताता है उसका जीवन कैसा रहा है। मुझे वो बहुत सुंदर लगता है कि जब वो बोलता है कि सर एक बात पूछूं, आपका वर्क के साथ कुछ 36 का आंकड़ा है क्या? तब वो बड़ा स्माइल करके बताता है कि, और सडनली स्टार्ट करता है कहानी कि सर्विस में 1-1.5 साल छोटा है मेरे से, वो उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर हुई। तो वो जो पूरा पैराग्राफ है ना वो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जब एंड में जब वो बोलता है ना कि ये केस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अंसारी, वो पूरी व्यथा दिखाई देती है उस 2.5-3 मिनट में। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि बिफोर वी एंड आपका 2025 साल जो है उसके बारे में अगर आप हमें बताएं, क्या क्या रिलीजेस आपकी लाइंड अप हैं, हमें जयदीप अहलावत और किन किन किरदारों में देखने को मिलेंगे साल 2025 में? मेरे पास बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं है। जैसे एक ही डेट जो अभी तक मैडॉक फिल्म ने दी है वो है आई थिंक 2 अक्टूबर को एक फिल्म है 21, जो कि श्री राम राघवन सर ने डायरेक्ट की है। और मुझे मैं आई थिंक मैं जो बहुत कम एक्टर्स को ये मौका मिला होगा हमारी जनरेशन में, मैंने धर्म जी के साथ उसमें काम किया है। तो वो है जो कि बेस्ड है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जो कि सबसे कम उम्र के शहीद रहे हैं, और उनको द यंगेस्ट परमवीर चक्र बेसिकली उनके ऊपर है वो फिल्म। और उसके अलावा एक विपुल सर की एक फिल्म है हिसाब, होपफुली वो भी इस साल रिलीज हो जाएगी। एंड फैमिली मैन सीजन 3 होपफुली वो भी इस साल। We wish you all the best for all the future projects where we will get to see you in different role. Ladies and gentlemen, give it up for none other than Jaydeep Ahlawat. And with this, we will take 1 or 2 questions from the audience. Are we allowed, ma'am? Yes, 1 or 2 questions from the audience. कोई भी सवाल जो आपके जहन में हो, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस जयदीप जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं भी आपको सुन रहा था कि आपको एसएसबी में सफलता नहीं मिली जी, और आप इसलिए इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइनिंग कर सके, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ। नहीं तो आप इतना अच्छा कलाकार हमको नहीं मिलता। अभी आपने बताया सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पे आप एक पिक्चर करने वाले हैं, तो ये कब तक रिलीज होगी और उनकी लाइफ पे है या क्या है ये पिक्चर? सर यही बताया मैंने अभी। 2 अक्टूबर जो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है मैडॉक का, उन्होंने 2 अक्टूबर उसका रिलीज डेट दिया है। मेरा बर्थडे है उस दिन। मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, वन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। सर मैंने सबसे पहले आपकी मूवी देखी थी कमांडो, उसमें जब आपकी आंख कैसी थी मुझे तो देख के इतना डर लगा, मैंने कहा ये कैसा बंदा है। लेकिन जब सब आज मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इतना हम्बल और इतना स्वीट बंदा शायद मैंने कभी नहीं देखा होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप किन के साथ आई हैं? आप अकेले आई हैं? नहीं, हाँ, मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ। शादी हो गई है आपकी? दो बच्चे हैं सर मेरे। मुबारक हो। पतिदेव को बता देंगे, पतिदेव को बता देंगे कि इनको कमांडो मूवी से ही डर लगता है, बार बार दिखाया करे। RX दिन में 4 बार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार जरा जोरदार तालियां देकर के अभिवादन करेंगे एक ऐसे कलाकार का जिन्होंने हम सब के दिल दिमाग पर एक नई पहचान छोड़ी है और अपनी अदायगी से उन्होंने एक नया आयाम हासिल किया है। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।